नमस्कार दोस्तों, आज है 12 जुलाई। पहला क्वेश्चन हमारा है समुद्री जहाज को लेके है। बेसिकली ये कार्गो शिप है, यानी कि मालवाहक जहाज है। पहला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। पूर्वी समुद्री गलियारा चेन्नई को किससे जोड़ेगा? टोक्यो, शंघाई, व्लादिवोस्तोक और सियोल। सही उत्तर इसका है व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक बेसिकली ये रशिया का एक शहर है, रूस का शहर है, रूस का पूर्वी हिस्से का शहर है। तो चेन्नई को व्लादिवोस्तोक से जोड़ेगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। चेन्नई व्लादिवोस्तोक जिस पूर्वी समुद्री गलियारा है, यानी कि ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, ये हाल ही में डिस्कस किया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में डिस्कशन कर रहे थे। इस गलियारे का उद्देश्य है कि समुद्री कनेक्टिविटी यानी समुद्र में रास्ते को जोड़ना है और भारत के रूस के संबंधों को मजबूत करना है और कार्गो के लिए यात्रा का समय 40 दिन से घटा के 24 दिन करना है। पहले मैं आपको रूट समझाता हूँ। आप यहाँ पे रेड पॉइंट देख पा रहे होंगे। ये पॉइंट जो है ये हमारा चेन्नई है। यहाँ से होते हुए ये अंडमान निकोबार आइलैंड से इसके नीचे होते हुए यहाँ सिंगापुर के होते हुए ताइवान है, ताइवान के पास से होते हुए सीधा व्लादिवोस्तोक हम यहाँ जाके रुकेंगे। ऐसा पहले कोई रूट हमारे पास था नहीं। ये है जापान, ये है कोरिया और ये सब है चाइनीज क्षेत्र है। तो इस प्रकार से चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक हमारा रास्ता स्टैब्लिश हो जाएगा। जो अभी ये 40 दिन लग रहे थे, पहले हमारा रास्ता इस रास्ते से होकर जाता था, जो हरी वाली लाइन आपको दिख रही है इस रास्ते पे जा रहा था। लेकिन अगर हम पूर्वी शहर से गुजरेंगे यानी कि चेन्नई से व्लादिवोस्तोक जाएंगे तो ये दूरी मात्र 24 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि हम 16 दिनों की बचत कर पाएंगे। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। जो ये रास्ता आप ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये रास्ता शुरू होता था मुंबई से, नावा शेवा पोर्ट मुंबई यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यहाँ शुरू होता था। ये हरी लाइन यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, जो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं मैं। गल्फ ऑफ एडन से होते हुए जो इस समय यहाँ पे मैं हूँ, ये रेड सी है। रेड सी होते हुए यहाँ पे एक छोटी सी कट पॉइंट है, इसको बोलते हैं सुएज कैनाल, और ये है मेडिटेरियन सी। यहाँ आते आते हम सेंट पीटर्सबर्ग जाते थे, जो कि रूस का एक उत्तरी शहर है। ये भी रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन हमने एक और रास्ता प्रपोज किया और उसका नाम रखा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इस कॉरिडोर में क्या करेंगे कि हम वहीं शुरू करेंगे मुंबई नावा शेवा पोर्ट यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से होते हुए ईरान पे हम रुकेंगे। ईरान से होते हुए ये हमारा कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के आसपास हमें मिलेगा बाकू अजरबैजान। बाकू शहर से होते हुए उसके बाद हम मास्को जाएंगे, मास्को से जाएंगे फिर सेंट पीटर्सबर्ग जाएंगे। तो ये दोनों जो रास्ते आए हैं, एक पीला वाला और ये लाल रास्ता, दोनों ये हमारे लिए बहुत ज्यादा समुद्री रास्ते से दूरी कम करेगा, हमारे खर्चे को कम करेगा। और 40 दिन से 24 दिन घटने का मतलब है 40% हम समय को बचा पाएंगे। इससे हम संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? अबू धाबी, रियो डी जेनेरियो, इटली और मिन्स्क। ये आयोजित किया गया था अबू धाबी में। अबू धाबी जो कैपिटल है यूनाइटेड अरब इमारेट्स का। तो ये बेसिकली इंडिया और यूएई के बीच में एक सुरक्षा समझौता था, डिप्लोमेटिक समझौते थे, इकोनॉमिक समझौते थे। अबू धाबी से बात करें तो जो कि ये यूएई की कैपिटल है, यहाँ का जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा शहर है वो है दुबई। यूएई ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था गेमिंग वीजा। गेमिंग वीजा उन लोगों के लिए था जो सबसे बेहतरीन क्रिएटिव थे, क्रिएटिव आर्ट्स में माहिर थे गेमिंग को लेके। उनको ये वीजा दिया जाएगा ताकि वो यूएई में रह के यानी दुबई में रह के गेम बना सकें और जो एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इससे दुबई की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा और इससे उम्मीद की जा रही थी कि करीब 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा जीडीपी बढ़ जाएगी यूएई की। इसके साथ साथ यूएई ने गोल्डन वीजा दिया था सुपरस्टार रजनीकांत जी को। और ये वीजा बेसिकली जो वहां रहने जाते हैं शॉर्ट टर्म वीजा होती है, लेकिन उसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है। मतलब यहाँ पे आप ज्यादा दिनों तो रह सकते हैं, वहां पे विभिन्न कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ज्यादा बेनिफिट वाला वीजा था। ये बहुत ही आइकॉनिक इमेज है, इसको बोलते हैं सेंट बैसिल कैथेड्रल। मैं इसको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। सिर्फ क्वेश्चन समझने से नहीं होगा, थोड़ा सा आप आइडिया और भी चीजों को रखें। ये स्थित है रूस के शहर मॉस्को में। अगर आप दिल्ली की जो इमेज को देखते हैं तो एक आइकॉनिक इमेज होती है इंडिया गेट की। मुंबई देखते हैं तो वो होता है ताज होटल या फिर गेटवे ऑफ इंडिया। आगरा की बात करते हैं तो ताजमहल होता है। उसी प्रकार से सेंट बैसिल कैथेड्रल मॉस्को की जब बात करते हैं यानी कि रशिया की राजधानी की, तो इसका ये आइकॉनिक इमेज है। रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दे पोस्टल से किसे सम्मानित किया गया था? जी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, किंग जोंग उन, व्लादिमीर जेलेंस्की। तो इसका उत्तर है नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था। इसके साथ साथ आप याद रखें कि ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो पुरस्कार है, ये भूटान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ये भी दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। इसके साथ साथ इनको दिया गया था लीजियन ऑफ ऑनर जो कि फ्रांस का है। ऑर्डर ऑफ नाइल तो इजिप्ट का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ साथ लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया था अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। ऑर्डर ऑफ जैद ये दिया गया था यूनाइटेड अरब इमारेट्स के द्वारा, ये भी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसके साथ साथ और सारे पुरस्कार दिए गए, जैसे कि हुआ ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज अल सऊद, ये सऊदी अरेबिया के द्वारा दिया गया है। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बन गया है? तो भारतीय टीम का जो मुख्य प्रायोजक बने हैं तो वो है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप का जो मेन इसमें काम होगा वो होगा टीम को सपोर्ट करेंगे, फंडिंग करेंगे, प्रमोशन करेंगे
और भी सारे प्रकार से टीम को सपोर्ट करेंगे जो भारतीय कंटिजेंट जाएगा पेरिस ओलंपिक में शामिल होने के लिए। इसरो किसके द्वारा संचालित स्पेस फ्लाइट द्वारा एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा? ब्लू ओरिजिन, ग्रीन ओरिजिन, एक्सियोम और CNES। CNES फ्रेंच की स्पेस एजेंसी, इसको याद रखें। ब्लू ओरिजिन है, ये जेफ बेजोस की है, अमेजोन की फाउंडर हैं, ये उनकी स्पेस कंपनी है। चलिए जानते हैं। तो ये है एक्सियोम। ये थोड़ा सा मिक्स यानी कि खिचड़ी टाइप का मिशन अगर कहें, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनियां इसमें शामिल है। मैं आपको समझाता हूं कैसे है। ये बेसिकली एक्सियोम एक प्राइवेट कंपनी है, ये उसका मिशन है। इसरो ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों का सिलेक्शन किया था जो कि गगनयान में ऊपर जाने के योग्य थे, और उनमें से वो सिर्फ एक को भेजेगा इस मिशन में। ये मिशन बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का होना है, इसमें जाएंगे ये अंतरिक्ष यात्री। ये बेसिकली एक प्राइवेट मिशन है, लेकिन ये नासा द्वारा सपोर्टेड है। एक्सियोम जो कि स्पेस फ्लाइट कंपनी है, ये उसका चौथा प्राइवेट मिशन है और ये नासा से भी जुड़ा हुआ है, इसको जान के रखें। लेकिन इसका जो लॉन्च करेगी इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स करेगी। नासा इसमें जुड़ा है क्योंकि ये ISS में जाएगा। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रजत शर्मा। रजत शर्मा को NBDA का एक चेयरमैन नियुक्त किया गया है। NBDA बेसिकली एक प्राइवेट बॉडी है, हितों के बारे में देखती है जो सारे न्यूज चैनल्स हैं। भारत से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए शेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? गगन नारंग को दिया गया है। इसके पहले मैरी कॉम थी, अब ये बने हैं गगन नारंग। CDM जिसको बोलते हैं शेफ डी मिशन, ये राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल इंडियन के जो रिप्रेजेंटेशन है उसके प्रमुख के रूप में कार्य करता है और सभी आधिकारिक मामलों में टीम का लीडरशिप प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी जरूरत होगी तो पहले ये पहुंचेंगे, डीलिंग करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कुछ भी जरूरत होगी तो ये शेफ डी मिशन उस चीज को लीड करते हैं स्पोर्ट्स में। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की वापसी कहाँ होगी? ये बेसिकली फिर से मीटिंग होनी है, रिट्रीट मीटिंग होनी है। तो ये कौन से शहर में होगी? तो सही उत्तर है दिल्ली। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी हो गई, इनिशिएटिव हो गई। यहाँ तक मल्टी सेक्टरल मतलब कई सेक्टरों में हमारा इनिशिएटिव रहेगा और खासकर जो फोकस रहेगा वो तकनीकी और इकोनॉमिक यानी आर्थिक क्षेत्र में हमारा मेन ज्यादा फोकस रहेगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें सारे तो देशों का आप नाम याद रखें, सब अपने पड़ोसी देश हैं। म्यांमार और थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में आ जाते हैं और बाकी अपने सब साउथ एशिया के देश हैं। इसकी स्थापना 6 जून 1997 में हुई थी बैंकॉक में और इसका जो पहले नाम रखा गया था वो था बिस्टेक। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड का आर्थिक सहयोग था। इसी मतलब होता है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और बिस्ट का मतलब पता ही है। बाद में जब म्यांमार जुड़ा तो उसमें बन गया बिम्स्टेक। सेक्रेटरी जनरल मतलब जो बिम्स्टेक के जो चीफ हैं वो इंडिया के समय चेयरमैन हैं और उनका जो नाम है वो है इंद्रमणि पांडे। शिखर सम्मेलन का जो 5वां संस्करण हाल ही में हुआ था वो श्रीलंका में आयोजित किया गया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित किया गया था। अभी अगले संस्करण के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर कौन है? ये बेसिकली अभी कोई बने नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन लाने का एक खास वजह है, मैं आपको बताता हूं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के विजिट पे गए थे रूस के विजिट के बाद, तो वहां से उन्होंने मुलाकात की थी। तो जो वहां के चांसलर है, वहां के चीफ हैं, जैसे कि हमारे यहाँ PM होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उसी प्रकार से वहां पे चांसलर होते हैं, तो वो है कार्ल नेहैमर। चलिए जानते हैं ऑस्ट्रिया के बारे में। ऑस्ट्रिया बेसिकली बहुत ही खूबसूरत शहर है और ये वियना इसकी कैपिटल है, लेकिन वियना में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर्स हैं। तो ऑस्ट्रिया में जितने हेडक्वार्टर हैं उसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप मेरे साथ रिवाइज करते रहें, बोलते रहें। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये पूरे विश्व में एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज को देखता है, जैसे भारत में हो गई बार्क हो गई, भाभा एटॉमिक रिसर्च हो गई, ईरान, पाकिस्तान, US, नॉर्थ कोरिया, इन सब एजेंसीज को देखरेख करता है। ताकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटल वियना। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC, ये भी वियना है। जो विश्व ड्रग डे यानी कि वर्ल्ड ड्रग डे मनाया जाता है, ये 26 जून को मनाया जाता है। कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नए देशों को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकता है, तो इसका भी मुख्यालय है वियना। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनेडो का ये भी मुख्यालय है वियना। इंटरनेशनल एंटी करप्शन एकेडमी, ये भी इसका हेडक्वार्टर है, वियना मुख्यालय इसका है। ई साक्ष्य, न्याय सुरती और ई समन ऐप किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। भारत में पहले 3 कानून थे और उनको वो कॉलोनियल एरा के कानून थे। इससे पहले धारा लगती थी IPC 420 इस तरह की लगती थी, लेकिन अब वो बदल के आएगी भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNSS बोलते हैं इसको। CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC बदल के होगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये हो जाएगा BSA। तमाम तरह के ऐप लॉन्च किए गए ताकि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे पुलिस हो गई, उनको आसानी से नियमों को समझ में आए। तो ये संकलन ऐप लॉन्च किया गया
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी पूरे देश में जितने पुलिस स्टेशन हैं उनके क्राइम रिकॉर्ड्स को रखता है और डेटा जारी करता है कि कौन से अपराध किस शहर में, किस क्षेत्र में, किस राज्य में ज्यादा हो रहे हैं। ये सारे ऐप लॉन्च किए गए थे, ई साक्ष्य, न्याय श्रुति और ई समन, ये लॉन्च किए गए थे नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर को आप बेहतर तरीके से जानेंगे जब आप हाई स्कूल या इंटर का जब रिजल्ट देखते हैं तो वेबसाइट जो ऑपरेट की जाती है एनआईसी से की जाती है। जितने सारे गवर्नमेंट वेबसाइट हैं वो एनआईसी ऑपरेट करता है। यमी डीवीएस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने एमी डीवीएस प्लेटफॉर्म लॉन्च। चले जानते हैं इसके बारे में। मैं इसको आप समराइज करके बता देता हूं कि जितनी मेडिकल डिवाइसेस हैं, चाहे वो बीपी नापने की हो या फिर ब्लड ग्लूकोज नापने की हो, ये सारे डिवाइसेस की पूरी लिस्ट जारी कर देगा WHO एमी डीवीएस प्लेटफॉर्म पे। और यहां से आप पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सी उचित डिवाइसेस लेनी है, ताकि आप इंटरनेट पर कई जगह से कई डिवाइसेस के स्पेसिफिकेशन, उनके रीजन को देख के कंफ्यूज ना हो और सही निर्णय ले पाए। WHO के जो चीफ हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस। ये यूथोपिया के नागरिक हैं और ये WHO के करंट डायरेक्टर जनरल यानी कि DG हैं। एक रिपोर्ट जारी की गई है, एक्सपैट इनसाइडर 2024 एक रिपोर्ट है। इस सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश प्रवासियों के लिए सबसे किफायती है, सबसे अफोर्डेबल है? एक्सपैट्स हैं, मतलब एक देश के नागरिक जब दूसरे देश में रहते हैं, वहां पर रह के काम करते हैं तो उनको एक्सपैट बोलते हैं। तो ये कौन सा सबसे सस्ता शहर है? तो वो है वियतनाम। ये रैंकिंग दी गई है, पहला बताया गया है वियतनाम से ज्यादा अफोर्डेबल है वियतनाम, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया, पनामा, फिलीपींस, इंडिया, मैक्सिको, थाईलैंड, ब्राजील और चाइना। महंगे देशों की बात करें तो बहुत सारे रैंकिंग आई थी, मर्सर की रैंकिंग आई थी जिसमें से हांगकांग, स्विट्जरलैंड, इन सब शहरों को सबसे ज्यादा महंगा करार दिया जाता है हर रैंकिंग में। हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल हुआ है? तो ये देश हमारा है बांग्लादेश। बांग्लादेश अभी शामिल हुआ है। यह उन देशों का समूह है जो मुख्य रूप से हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इंडियन ओशन के आसपास स्थित देश है। इसका जो सचिवालय यानी कि इसका जो मुख्यालय जिसको हेडक्वार्टर बोलते हैं वो कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव किया गया था। इन तीनों देशों के द्वारा ये फाउंडिंग मेंबर्स हो गए, संस्थापक देश हो गए भारत, श्रीलंका, मालदीव। और अब 5वां देश बना है बांग्लादेश। याद रखें, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस एंड बांग्लादेश 5 ही देश इसमें शामिल हैं और इंडिया तो है ही शुरू में। तो ये रहे आज करंट अफेयर्स। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें। मैं और भी डीप में क्वेश्चंस आपको कवर कराऊंगा और कोई डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज जरूर शेयर करें। मैं आपके डाउट्स को आंसर करूंगा, फीडबैक को इंप्लीमेंट करूंगा। आशा आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव ए ग्रेट डे।